31st क्वेश्चन, यहाँ पे इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम के बारे में 2 स्टेटमेंट दी हैं, बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। देखो, इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम को भारत सरकार ने 2018 में इंट्रोड्यूस करा था। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट है। पहली में क्या पूछा है कि ऑल पॉलिटिकल पार्टीज आर एलिजिबल टू रिसीव फंडिंग थ्रू इलेक्ट्रल बॉन्ड्स, कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के थ्रू फंडिंग को रिसीव कर सकती हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि वही पॉलिटिकल पार्टीज जो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 29 के अंडर रजिस्टर्ड हैं। पहली तो कंडीशन ये, और दूसरी इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज के लिए क्या कंडीशन है कि वो पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने या तो लोअर हाउस में, लोकसभा में, पार्लियामेंट के लोअर हाउस में, हाउस ऑफ द पीपल भी जिसको बोलते हैं, या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लास्ट जनरल इलेक्शंस में कम से कम 1% सीट, या तो 1% या फिर 1% से ज़्यादा होनी चाहिए, 1% से कम नहीं होनी चाहिए वोट्स, या तो 1% या उससे ज़्यादा वोट्स जो हैं वो जीती हों। ये 2 कंडीशंस हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। फिर अगला है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड्स कैन नॉट बी परचेज्ड बाय एन इंडिविजुअल पर्सन, कि किसी इंडिविजुअल व्यक्ति के द्वारा इलेक्ट्रल बॉन्ड्स परचेज नहीं करे जा सकते। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। ये स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि इंडिविजुअल भी इसको खरीद सकते हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को। यहाँ पे भी कंडीशन है, वो क्या है कि वो व्यक्ति जो है वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, वो व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। हमारा आंसर हो जाएगा डी, नीदर 1 नॉर 2। तो भारत सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम 2018 को जनवरी 2018 में नोटिफाई करा था, और इस स्कीम के प्रोविजंस के अंडर में, इस स्कीम के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है वो किसी एक पर्सन के द्वारा, किसी एक व्यक्ति के द्वारा भी परचेज करे जा सकते हैं। किस व्यक्ति के द्वारा? हु इज़ अ सिटीजन ऑफ इंडिया, जो कि भारत का नागरिक होना चाहिए, और इनकॉर्पोरेटेड और एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया, और कोई इनकॉर्पोरेशन या फिर एस्टेब्लिशमेंट जो कि भारत में हो। अ पर्सन बीइंग एन इंडिविजुअल कैन बाय इलेक्ट्रल बॉन्ड्स ईदर सिंगली और जॉइंटली विद अदर इंडिविजुअल्स। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति को जैसे इलेक्ट्रल बॉन्ड्स खरीदने हैं तो कि सिर्फ वो अकेला ही खरीद सकता है, नहीं, 2 व्यक्ति मिलकर भी जॉइंटली इलेक्ट्रल बॉन्ड्स खरीद सकते हैं। ये तो था पर्सन्स के बारे में, व्यक्तियों के बारे में। अब देख लेते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में। तो सिर्फ वही पॉलिटिकल पार्टीज जो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 29A के अंडर रजिस्टर्ड हैं, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, विच इज सिक्योर्ड नॉट लेस देन 1% ऑफ द वोट्स, यहाँ पे वोट्स लिखा है, सीट्स नहीं है, नॉट लेस देन 1% ऑफ द वोट्स पुल्ड इन द लास्ट जनरल इलेक्शन टू द, किस कहाँ के इलेक्शंस, किस हाउस के इलेक्शन। देखो, सेंट्रल लेवल पे हाउस ऑफ द पीपल, लोअर हाउस जिसको लोकसभा भी बोलते हैं, और स्टेट के लेवल पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, इनके जनरल इलेक्शंस में ये सीट्स, ये वोट जो इन्होंने प्राप्त करी हों, शैल बी एलिजिबल, वही एलिजिबल होंगे इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के थ्रू फंडिंग रिसीव करने के लिए। ठीक है, अब उसके अलावा इसके बारे में, उसके अलावा इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के बारे में क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं कि इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को किस डिनोमिनेशन में इशू करा जा सकता है। इन्हें 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़, ओनली सिर्फ इन्हीं डिनोमिनेशन में। देखो, ये 5 हैं, 1000 से जो स्टार्ट हैं और यहाँ पे 1 करोड़ तक हैं, इन्हीं डिनोमिनेशन में से इशू करा जा सकता है। और करंटली आज के टाइम में सिर्फ और सिर्फ आरबीआई को अथोराइजेशन है, सिर्फ आरबीआई ही अधिकृत है क्या करने के लिए, टू सेल दिस बॉन्ड्स, इन बॉन्ड्स को बेचने के लिए। द बॉन्ड्स आर वैलिड ओनली फॉर 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। इनकी इशुएंस की डेट के बाद सिर्फ 15 दिन तक ही इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है वो वैलिड रहते हैं, और जो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स है वो एनकैश्ड करवाए जा सकते हैं एलिजिबल पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा। कहाँ पे? ओनली थ्रू अ बैंक अकाउंट विद द अथोराइज्ड बैंक। सिर्फ और सिर्फ अथोराइज्ड बैंक के, अधिकृत बैंक के बैंक अकाउंट में ही इन जो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स हैं उनको एनकैश्ड करवाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 3 ओनली है, एक तो ये डिनोमिनेशन वाला, और एक स्टेट बैंक वाला, और यहाँ पे अथोराइज्ड बैंक की ब्रांच के द्वारा इनको एनकैश्ड करवाना। ठीक है, तो ये था इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के बारे में। 32वां क्वेश्चन, 2 स्टेटमेंट दी गई है, बताना है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज या आर करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है? पहली है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर is an executive branch of the parliament and it collectively governs on behalf of the parliament। देखो, पार्लियामेंट क्या है? पार्लियामेंट एक लेजिस्लेटिव विंग है। ठीक है, पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव विंग है, और इस पार्लियामेंट में से जो इसमें सभी जितने मेंबर्स हैं उनको एमपीज बोलते हैं। ठीक है, राज्य, जिसमें राज्यसभा भी है और लोकसभा के भी मेंबर्स हैं। तो इन एमपीज में से जो पार्टी सत्ता में होती है, जो रूलिंग पार्टी होती है,
उनके जो मेंबर्स हैं, रूलिंग पार्टी के जो एमपीज हैं, मेंबर्स हैं, उनमें से ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट होती है। ठीक है, तो ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ना, ये क्या है, ये पार्लियामेंट में से ही बनी है और ये पार्लियामेंट की क्या है, एग्जीक्यूटिव विंग है। ठीक है, लेजिस्लेटिव विंग क्या है, पूरी की पूरी पार्लियामेंट एक लेजिस्लेटिव विंग है, क्योंकि कोई भी बिल जब प्रस्तुत करा जाता है तो वो एक्ट कब बनता है, उसे एक्ट बनने के लिए जो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज हैं उनकी सहमति होनी चाहिए उस पर, और उसके बाद प्रेसिडेंट के साइन होनी चाहिए, तभी वो एक्ट बन सकता है। तो लेजिस्लेटिव विंग हो गई पार्लियामेंट, इसका मतलब। और इस लेजिस्लेटिव विंग में जब हम लेजिस्लेटिव विंग की बात करते हैं पार्लियामेंट की, तो नॉन रूलिंग पार्टी के मेंबर्स भी इसमें शामिल होते हैं। दूसरी तरफ जो एग्जीक्यूटिव विंग है उसमें रूलिंग पार्टी के मेंबर्स और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है, पार्लियामेंट की एग्जीक्यूटिव ब्रांच भी हम कह सकते हैं, एग्जीक्यूटिव विंग या फिर एग्जीक्यूटिव ब्रांच। क्वेश्चन में क्या पूछा था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो पार्लियामेंट की एक एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, ये स्टेटमेंट यहाँ तक तो सही है। फिर है एंड इट कलेक्टिवली गवर्न्स ऑन बिहाफ ऑफ द पार्लियामेंट, कि ये सामूहिक रूप से कलेक्टिवली ये पार्लियामेंट की ओर से शासन करती है, पार्लियामेंट की ओर से गवर्न होती है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि ये पार्लियामेंट का ही पार्ट है, तो ये पार्लियामेंट के बिहाफ पे ही गवर्न होती है। दूसरी तरफ एक और चीज़ हम पढ़ते हैं कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ना, वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, COML। जैसे कोमल नाम होता है ना किसी लड़की का भी, कोमल, तो ऐसे हम याद रख सकते हैं COML, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसके प्रति कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है, लोकसभा के प्रति। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। दूसरी स्टेटमेंट है कि इट इज़ बाइंडिंग ऑन ऑल मिनिस्टर्स टू परस्यू और एग्री टू अ पॉलिसी फॉर विच देयर इज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है, जैसा कि हम अविश्वास प्रस्ताव के केस में भी देखते हैं कि अगर जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ ही लाया जा सकता है। ठीक है, और अगर ये प्रस्ताव पास हो जाता है नो कॉन्फिडेंस मोशन का, तो क्या है, पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को क्या करना पड़ता है, त्यागपत्र देना पड़ता है। तो ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का ही एक एग्जाम्पल है। उसी तरह से मनी बिल भी होता है, अगर मनी बिल पास नहीं हुआ ना लोकसभा में, तो क्या होगा, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसको त्यागपत्र देना पड़ता है। ये भी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को ही दर्शाता है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि इट इज़ बाइंडिंग ऑन ऑल मिनिस्टर्स टू परस्यू और एग्री, कि अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने या फिर कैबिनेट ने, क्योंकि कैबिनेट भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का ही पार्ट होती है, अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कोई डिसीजन लिया है तो वो डिसीजन जो है वो सभी मिनिस्टर्स पर, जो कि इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट है, सभी पर बाइंडिंग है। क्या बाइंडिंग है, कि वो उसको परस्यू करें या फिर एग्री करें, या तो वो उसका अनुसरण करें या उस पर अपनी सहमति दिखाएं। ठीक है, टू अ पॉलिसी फॉर विच देर इज अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस पॉलिसी के लिए जिसके प्रति पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सामूहिक रूप से जिम्मेवार है। तो ये स्टेटमेंट सही है। इसका मतलब दोनों ही स्टेटमेंट सही हो जाती है। आंसर हो जाएगा C, बोथ 1 and 2। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। और जो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ना, वो हमारे संविधान के आर्टिकल 74 में से रिलेटेड प्रोविजन दिए हैं कि प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस देने के लिए क्या होगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, जिसके हेड कौन होंगे, प्राइम मिनिस्टर होंगे। ठीक है, तो यहाँ 32 का क्या था, C सही आंसर था। द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, जो ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल है, सामूहिक उत्तरदायित्व का ये सिद्धांत जो है वो क्या इंडिकेट करता है कि जो मिनिस्ट्री है ना, वो पार्लियामेंट की एक एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, और और ये कलेक्टिवली गवर्न होती है किसके बिहाफ पर, पार्लियामेंट के बिहाफ पर। द प्रिंसिपल ऑल्सो इंडिकेट्स, ये प्रिंसिपल ये भी दर्शाता है कि एक मिनिस्टर जो है वो, ये क्या दिखाता है कि इफ़ अ मिनिस्टर डज नॉट एग्री विद अ पॉलिसी, कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में से, इनमें से अगर कोई एक मिनिस्टर इस पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के डिसीजन से एग्री नहीं है, तो क्या होगा कि उसको एग्री ना होते हुए भी उसके पास दो ऑप्शंस है। पहले तो क्या कि इधर एक्सेप्ट द डिसीजन, या तो वो उस डिसीजन को क्या कर ले, स्वीकार कर ले, या फिर क्या कर दे, रिजाइन। ठीक है, तो इसके पास दो ऑप्शन है अवेलेबल। इसका मतलब क्या है कि ये बाइंडिंग है सभी मिनिस्टर्स पर कि वो उस पॉलिसी को, उस डिसीजंस को परस्यू करे, उससे एग्री हो, सहमत हो, जिसके प्रति काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है। 33rd क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, OIC। इससे रिलेटेड दो स्टेटमेंट दी गई हैं, उनमें से बताना है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज या आर करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है।
इट्स मेंबरशिप इज स्प्रेड ओवर 4 कंटिनेंट्स की इसकी मेंबरशिप जो है वो 4 कंटिनेंट्स में फैली हुई है। दूसरा कि रिसेंटली इंडिया वाज गारंटेड द स्टेटस ऑफ एन ऑब्जर्वर मेंबर, क्या इंडिया को हाल ही में इसके ऑब्जर्वर मेंबर के रूप में जो है वो स्टेटस मिली है? तो नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है और पहली स्टेटमेंट सही है। ये 4 कॉन्टिनेंट्स में फैला हुआ है, जिसमें एक तो है एशिया, यूरोप, अफ्रीका और साउथ अमेरिका। ठीक है, तो ये 4 कॉन्टिनेंट्स में ये फैला है। 2018 में जब बांग्लादेश ने, तो 2018 में बांग्लादेश ने तो ये डिमांड करी थी, बांग्लादेश ने तो इनवाइट करा था इंडिया को कि वो ऑब्जर्वर बने ओआईसी का, लेकिन चूंकि पाकिस्तान ने इसका विरोध किया था, इसलिए भारत को जो है ये स्टेटस नहीं मिली। इसलिए भारत के पास आज के टाइम पे स्टेटस इसके पास नहीं है। और जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन है, ये यूनाइटेड नेशन, इसके 57 मेंबर्स हैं और यूनाइटेड नेशन के बाद जो है ये दूसरा सबसे बड़ा संगठन है अगर हम पूरे विश्व के लेवल पर बात करें तो इसकी कौन सी स्टेटमेंट सही हो जाएगी? सिर्फ पहली स्टेटमेंट इसकी सही है, ए सही आंसर हो जाएगा। देखो रिसेंटली क्या हुआ है, क्यों ये न्यूज़ में है ओआईसी? रिसेंटली क्या हुआ था कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन ने एक ऐसी भ्रामक ऐसी स्टेटमेंट दी थी इंडिया के अगेंस्ट में, जिसकी भारत ने निंदा करी है। उस स्टेटमेंट में क्या बोला था? उस स्टेटमेंट में डीप कंसर्न्स, गहरी चिंताएं जाहिर करी गई थी। उसमें क्या था कि इंडिया में मुस्लिम्स के प्रति क्या हो रहे हैं, कॉन्टिन्यूड अटैक्स हो रहे हैं, और इसके लिए क्या हुआ कि पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी से अपील करी गई थी इसके द्वारा, ओआईसी के द्वारा, कि भारत के अगेंस्ट में इसके लिए जो है वो आवश्यक कदम उठाए जाएं, ऐसा बोला गया था। तो जो इस्लामिक कॉरपोरेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन है, वो यूनाइटेड नेशन के बाद सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी मेंबरशिप कितनी है? इसमें 57 स्टेट्स हैं, कंट्रीज हैं, जो कि 4 कंटिनेंट्स में अफ्रीका, एशिया, यूरोप और साउथ अमेरिका में फैला है। ये पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के कलेक्टिव वॉइस के रूप में, या फिर हम कह सकते हैं कि सामूहिक मत का ये प्रतिनिधित्व करता है पूरे मुस्लिम जगत का। और उसके अलावा क्या है कि इट एंडेवर्स टू सेफगार्ड एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम्स। ये जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी के इंटरेस्ट के, उनके जो लाभ है, उनके जो हित हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के, उनकी सुरक्षा करने का प्रयास करता है, और विश्व में जो है इस तरह से वो शांति बनाए रखने का प्रयास ये करते हैं। मतलब ये ऐसा बताते हैं, मतलब ये इस्लामिक जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन है वो ऐसा बताते हैं कि हमारा ये काम है। 2019 में भारत ने पहली अपीयरेंस दी थी ओआईसी के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग में एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर। इंडिया को अभी तक जो है कोई ऑब्जर्वर स्टेटस नहीं है ओआईसी में। और 2018 में क्या होता, बांग्लादेश ने इनवाइट करा था इंडिया को टू बिकम एन ऑब्जर्वर ऑफ ओआईसी। ठीक है, लेकिन क्यों? क्योंकि भारत में जो है मुस्लिम्स के 10% से ज़्यादा, पूरे वर्ल्ड के 10% से ज़्यादा मुस्लिम जो है वो इंडिया में हैं को, लेकिन जो पाकिस्तान है उसने इस प्रोपोजल को जो है वो अपोज किया था। तो भारत के पास आज के टाइम पे ऑब्जर्वर स्टेटस नहीं है इसकी। और इसे कब एस्टेब्लिश करा गया था? 1990 में एस्टेब्लिश करा गया था सरकारिया कमीशन की रिकमेंडेशन के आधार पर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, पहली स्टेटमेंट है, इट वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द पंची कमीशन। तो गलत। अभी हमने क्या देखा कि इसको सरकारिया कमीशन की अपॉइंटमेंट किसने करी थी? 1983 में जनता दल गवर्नमेंट ने, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको अपॉइंट करा था सरकारिया कमीशन को। और उस सरकारिया कमीशन ने 1990 उस कमीशन और सरकारिया कमीशन ने रिकमेंडेशन दी थी कि इंटर स्टेट काउंसिल को एज अ परमानेंट बॉडी एस्टेब्लिश करा जाए, और उन्हीं की रिकमेंडेशन के आधार पर इसे एस्टेब्लिश करा गया था 1990 में। तो पहले वाली स्टेटमेंट गलत है। फिर इट्स सेक्रेटेरिएट ऑल्सो फंक्शंस एज द सेक्रेटेरिएट ऑफ द जोनल काउंसिल। किसका सेक्रेटेरिएट? इंटर स्टेट काउंसिल का सेक्रेटेरिएट, जिसको कब सेटअप करा गया था? इसको सेटअप करा गया था 1991 में। यहाँ पे पूछा है कि क्या वो जोनल काउंसिल के सेक्रेटेरिएट के रूप में भी काम करता है, तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसा स्टार्टिंग से नहीं था, ऐसा 2011 से शुरू करा गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि पहली स्टेटमेंट गलत है और दूसरी स्टेटमेंट सही है, तो बी इसका आंसर हो जाएगा, 2 ओनली। तो इंटर स्टेट काउंसिल को 1990 में एस्टेब्लिश करा गया था सरकारिया कमीशन की रिकमेंडेशंस पर। उस टाइम पे जनता दल सरकार में थी। ठीक है, जनता दल गवर्नमेंट थी, जिसमें किसका नेतृत्व था? वीपी सिंह का। देर इज ऑल्सो ए स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द काउंसिल। इंटर स्टेट काउंसिल की एक स्टैंडिंग कमेटी भी है। 2016 में जब इंटर स्टेट काउंसिल को रिकॉन्स्टिट्यूट करा गया था ना, तो उसके बाद से इसकी जो स्टैंडिंग कमेटी है ना इंटर स्टेट काउंसिल की, इसमें मेंबर्स इस प्रकार से हैं। पहला तो क्या, यूनियन होम मिनिस्टर इसके चेयरमैन होंगे। देखो यहाँ पे किसके चेयरमैन की बात हो रही है? स्टैंडिंग कमेटी, इस इंटर स्टेट काउंसिल की स्टैंडिंग कमेटी के बारे में। पूरी इंटर स्टेट काउंसिल के तो कौन चेयरमैन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, तो इस स्टैंडिंग कमेटी इस स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन कौन होंगे? होम मिनिस्टर। उसके अलावा इसमें
4 यूनियन कैबिनेट के 4 मिनिस्टर्स और 7 चीफ मिनिस्टर्स इसमें होंगे। अब ये जो स्टैंडिंग कमेटी हम पढ़ रहे हैं इसका काम क्या है? इस स्टैंडिंग कमेटी का देखो कुछ एडवाइसेस देना, कुछ सुपरविजन का काम करना, मॉनिटरिंग करना इंटरस्टेट काउंसिल से रिलेटेड मुद्दों को, तो ये इसके काम होते हैं। देखो हैव कंटिन्यूअस कंसल्टेशन एंड प्रोसेस, ये जो है वो अपना परामर्श देते हैं, कंसल्टेशन देते हैं, प्रोसेसेस करते हैं कुछ कार्यवाहियाँ किन मैटर्स पर, फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल, तो वो मैटर्स जो कि काउंसिल की कंसिडरेशन के लिए रखने हैं, उनके विचारार्थ रखे जाने हैं उन मुद्दों पर। उसके अलावा प्रोसेस ऑल मैटर्स पर्टेनिंग टू सेंटर स्टेट रिलेशंस बिफोर दे आर टेकन अप फॉर द कंसिडरेशन इन द इंटरस्टेट काउंसिल। तो ऐसे मुद्दे जो कि सेंटर स्टेट रिलेशंस पर आधारित हैं, केंद्र राज्य संबंधों से रिलेटेड जो मैटर्स हैं, जो कि परिषद के सामने मतलब इंटरस्टेट काउंसिल के सामने रखने हैं, इंटरस्टेट काउंसिल द्वारा उन पर विचार किया जाना है, तो उनसे रिलेटेड कार्यवाहियाँ करना। फिर है मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन। देखो मॉनिटर करना मतलब निगरानी रखना, किस चीज़ की? इम्प्लीमेंटेशन की। किसके इम्प्लीमेंटेशन की? डिसीजंस टेकन ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द काउंसिल। मतलब देखो भारत सरकार ने देखो पहली बात तो ये कि जो इंटरस्टेट काउंसिल है ना, उसका काम है रिकमेंडेशन देना। अगर इंटरस्टेट काउंसिल ने कोई रिकमेंडेशन दी, उसके आधार पर कोई डिसीजन लिया गया, तो उस पर्टिकुलर डिसीजन का, उन डिसीजंस का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं, उसको मॉनिटर कौन करता है? ये स्टैंडिंग कमेटी करती है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि कंसिडर एनी अदर मैटर रेफर्ड टू इट बाय द चेयरमैन या फिर काउंसिल, या तो इसके चेयरमैन के द्वारा जो कि प्राइम मिनिस्टर होते हैं इंटरस्टेट काउंसिल के, या फिर पूरी काउंसिल के द्वारा कोई मैटर अगर इसे दिया गया तो उन पर भी विचार करना इसका काम है। तो हमने कुल मिलाकर ये देखा कि मॉनिटरिंग का काम, या फिर कोई कंसिडरेशन के लिए अगर कोई मैटर जाना है तो उस पर कंसल्टेशन देना, प्रोसेसेस करना, तो ये काम स्टैंडिंग कमेटी का होता है। फिर है स्टैंडिंग कमेटी The standing committee may, if necessary, invite experts and persons eminent in the specific fields to have the benefits of their views। मतलब अगर आवश्यकता हो किसी रिलेटेड सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट की, तो एक्सपर्ट्स या फिर एमिनेंट पर्सन्स को भी इनवाइट करा जा सकता है। ठीक है, अब देखते हैं इंटरस्टेट काउंसिल के सेक्रेटेरिएट के बारे में। जो इंटरस्टेट काउंसिल है वो उसकी सहायता किसके द्वारा करी जाएगी? एक सेक्रेटेरिएट के द्वारा, सचिवालय के द्वारा। और जो सेक्रेटेरिएट है, ये 1991 में सेटअप करा गया था, जो कि किसके द्वारा हेड करा जाता है? हेडेड बाय अ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार का कोई एक सेक्रेटरी, सचिव। 2011 से क्या हो रहा है? इट इज़ ऑल्सो फंक्शनिंग एज द सेक्रेटेरिएट ऑफ द जोनल काउंसिल। ये जो इंटरस्टेट काउंसिल का सेक्रेटेरिएट है ना, ये जोनल काउंसिल के सेक्रेटेरिएट के रूप में भी काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है? 35वां क्वेश्चन, मनी बिल से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। विद रेफरेंस टू मनी बिल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नीचे 2 स्टेटमेंट दी है, बताना है कि कौन सा इनमें से करेक्ट है। देखो मनी बिल की डेफिनेशन हमारे संविधान के आर्टिकल 110 में दी गई है। ठीक है, और मनी बिल के पहली स्टेटमेंट क्या है कि ऑल मनी बिल्स आर फाइनेंशियल बिल्स बट नॉट ऑल फाइनेंशियल बिल्स आर मनी बिल्स। देखो ये जैसे कि फाइनेंशियल बिल्स हैं और इसी में मनी बिल होता है, और फाइनेंशियल बिल 1 और फाइनेंशियल बिल 2 इसी में है, फाइनेंशियल बिल्स नहीं। तो यहाँ पे पूछा कि ऑल मनी बिल्स आर फाइनेंशियल बिल्स, कि जो सभी मनी बिल्स हैं ना वो फाइनेंशियल बिल्स हैं, लेकिन सभी फाइनेंशियल बिल्स मनी बिल नहीं है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरी स्टेटमेंट है कि जॉइंट सीटिंग फॉर पासिंग मनी बिल इज प्रिसाइडेड बाय द स्पीकर। देखो किसके द्वारा प्रिसाइड करी जाए या नहीं, ये इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट ये है कि मनी बिल के केस में जॉइंट सीटिंग होती ही नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जो फाइनेंशियल बिल 1 और 2 है ना, उन दोनों में ही जॉइंट सीटिंग का प्रावधान होता है। उसके अलावा एक और बात कि मनी बिल को सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस करा जा सकता है, वो भी प्रेसिडेंट की प्रियोर रिकमेंडेशन से ही। मनी बिल को सिर्फ और सिर्फ मिनिस्टर के द्वारा ही इंट्रोड्यूस करा जा सकता है। इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली बाय अ मिनिस्टर। इसका मतलब क्या है कि मिनिस्टर के द्वारा लाया जा सकता है। और अगर इन केस ये मनी बिल डिफीट हो जाता है लोकसभा में, तो इसका मतलब है कि पूरी सरकार को, गवर्नमेंट को रेजिग्नेशन देना पड़ता है। उसके अलावा एक मनी बिल, उसके अलावा अगर हम राज्यसभा और लोकसभा की बात करें तो मनी बिल के केस में लोकसभा के पास ज़्यादा पावर होती है, राज्यसभा के पास बहुत ही कम पावर होती है। राज्यसभा जो है सिर्फ 14 डेज तक इसको रिटेन कर सकती है। ठीक है, लेकिन राज्यसभा इस बिल को रिटर्न नहीं कर सकती। तो हमारी कौन सी स्टेटमेंट सही हो जाएगी? पहली स्टेटमेंट सही है, दूसरी स्टेटमेंट गलत है। मनी बिल के केस में जॉइंट सीटिंग का प्रोविजन नहीं है, लेकिन फाइनेंशियल बिल 1 और 2 दोनों के केस में जॉइंट सीटिंग बुलाई जा सकती है। तो सिर्फ पहली स्टेटमेंट सही हो जाएगी। इसका आंसर हो जाएगा ए। फाइनेंशियल बिल्स आर ऑफ 3 काइंड्स। 3 टाइप के फाइनेंशियल बिल होते हैं, अभी हमने पढ़ा।
मनी बिल अंडर आर्टिकल 110, फाइनेंशियल बिल 1 आर्टिकल 117 क्लोज 1, फाइनेंशियल बिल 2 आर्टिकल 117 क्लोज 3, ठीक है। और जो सभी मनी बिल्स हैं वो फाइनेंशियल बिल्स की एक स्पीसीज हैं। इसका मतलब क्या है कि ऑल मनी बिल्स आर फाइनेंशियल बिल्स बट ऑल फाइनेंशियल बिल्स आर नॉट मनी बिल्स, ठीक है। only those financial bills are money bills which contain exclusively those matters which are mentioned in article 110। तो मनी बिल में सिर्फ वही मैटर आएंगे जो आर्टिकल 110 में मेंशन है। क्या आर्टिकल 110 में मेंशन है? जैसे कि कोई टैक्स लगाना, किसी टैक्स का एबोल्यूशन करना, कोई टैक्स में बदलाव करना, अल्ट्रेशन करना, या फिर किसी टैक्स को रेगुलेट करना, ये सभी मुद्दे। या फिर भारत सरकार की अगर कोई बोरोविंग्स हैं यूनियन गवर्नमेंट की, वो इसमें आएंगी। या फिर जैसे कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की कस्टडी, और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को अगर कोई और एक्सपेंडिचर इस पर चार्ज करना है तो उसकी डिक्लेरेशन करना, वो भी इसी में आएगा मनी बिल में, जो कि अंडर आर्टिकल 110 में ये सभी दिए गए हैं, ठीक है। तो देयर इज नो प्रोविजन फॉर जॉइंट सिटिंग फॉर बोथ द हाउसेज इन केस ऑफ मनी बिल के केस में कोई प्रोविजन नहीं है जॉइंट सिटिंग का, लेकिन इन दोनों के केस में है। अ मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस, सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस करा जा सकता है, और वो भी प्रेसिडेंट की प्रियो रिकमेंडेशन पर। और दूसरी बात कि सिर्फ और सिर्फ मिनिस्टर के द्वारा ही इस बिल को लाया जा सकता है, और एवरी सच बिल इज कंसिडर्ड टू बी अ गवर्नमेंट बिल। इसको एक गवर्नमेंट बिल कंसिडर करा जाएगा जिसे सिर्फ और सिर्फ मिनिस्टर के द्वारा इंट्रोड्यूस करा जा सकता है। तो 36 क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। कुछ सब्जेक्ट दिए हैं और फिर लिस्ट से मैच करना है कि कौन से सब्जेक्ट किस लिस्ट में आते हैं। देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो 7th शेड्यूल दी गई है ना, उसमें सेंटर और स्टेट के बीच में पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करा गया है। वहाँ पे 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। और कुछ ऐसे मुद्दे जो किसी भी लिस्ट में नहीं आते उन्हें रेसिडरी मैटर्स बोलते हैं, रेसिडरी सब्जेक्ट या फिर रेसिडरी पावर्स भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे पूछा है पहले में कि फॉरेस्ट किस लिस्ट में आता है। क्या फॉरेस्ट यूनियन लिस्ट में आता है? तो नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि जब 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था ना, उससे पहले तो फॉरेस्ट जो है वो एक स्टेट सब्जेक्ट था, स्टेट लिस्ट में आता था। लेकिन 42वें संविधान संशोधन में जब 5 सब्जेक्ट्स को क्या करा गया, स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में ट्रांसफर कर दिया, और उनमें से एक क्या था, फॉरेस्ट भी उनमें से एक था। तो यहाँ पे गलत हो जाएगा क्योंकि फॉरेस्ट जो है वो कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। दूसरा, एग्रीकल्चर क्या स्टेट का लिस्ट का है? हाँ, ये स्टेटमेंट सही है। फिर एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट, ये भी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो हमने 5 अभी देखे ना कि 5 सब्जेक्ट्स को स्टेट से कंकरेंट लिस्ट में ट्रांसफर कर दिया था 1976 में, तो उनमें से एजुकेशन भी एक था। तो इसका मतलब क्या है, सिर्फ दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट सही है। 2 और 3 ओनली इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स दिए हैं, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं कि कौन से मैटर्स यूनियन लिस्ट के हैं, कौन से स्टेट लिस्ट के। तो चलिए देखते हैं। यूनियन लिस्ट इंक्लूड सब्जेक्ट्स लाइक वॉर एंड पीस, नावल, मिलिट्री एंड एयर फोर्स वर्क्स, फॉरेन जुरिस्डिक्शन, सिटीजनशिप, नेचुरलाइजेशन एंड एलियंस एक्सेट्रा। देखो, जो मुद्दे हमें ऐसे लगते हैं ना, जो सब्जेक्ट्स की उनका एरिया वास्ट है, तो वो किस में आते हैं ज़्यादातर? वो यूनियन लिस्ट में ही आएंगे। जैसे वॉर एंड पीस, युद्ध और शांति से रिलेटेड मैटर है, तो ये पूरे देश से रिलेटेड मैटर। किसी एक, ऐसा तो है नहीं किसी एक स्टेट में सिर्फ शांति की ज़रूरत है, तो पूरे देश का ये मामला है, तो ये यूनियन लिस्ट में आ गया। और ये एक इंपॉर्टेंट मैटर भी है कि मान लो किसी दूसरे देश के साथ, बाहरी देश के साथ युद्ध हो गया किसी देश का। फॉर एग्जाम्पल, कोई बॉर्डर कंट्री है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई बॉर्डर स्टेट है बॉर्डर पे, और कोई जो दूसरा देश है वो आकर उस पर वॉर कर देता है, तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ वही स्टेट उसको संभालेगा। तो ये जो मैटर है वो पूरे सेंटर से रिलेटेड है, पूरे देश का ही मामला है, तो वो यूनियन लिस्ट में आ गया। फिर है नावल, मिलिट्री एंड एयर फोर्स वर्क्स। तो नावल भी मतलब नेवी हम जिसमें बोलते हैं, नेवी फोर्स भी आती है, मिलिट्री भी और एयर फोर्स भी, मतलब सारी तीनों ही फोर्सेस वो किस में आएंगी? यूनियन लिस्ट में। फिर है फॉरेन जुरिस्डिक्शन, मतलब विदेशों से रिलेटेड अगर कोई मामला है, सिटीजनशिप अगर ग्रहण करनी है, क्योंकि भारत में एक नागरिकता है और वो किसकी है? वो सेंटर की, उनके पास नागरिकता होती है कि हम जो है भारत के नागरिक है, ऐसा करके हम पढ़ते हैं। फिर नेचुरलाइजेशन एंड एलियंस एक्सेट्रा, ये किस में आएंगे? यूनियन लिस्ट में। फिर है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में कौन सा सब्जेक्ट है? एग्रीकल्चर, पुलिस, प्रिजन, लोकल गवर्नमेंट, पब्लिक हेल्थ, लैंड और लिकर एक्सेट्रा, तो ये स्टेट लिस्ट में है। कंकरेंट लिस्ट में देखो, यहाँ पे पहले आप 5 सब्जेक्ट देखो कि वो कौन से 5 सब्जेक्ट है जो 1976 में 42वां जब संविधान संशोधन हुआ था, तो 5 सब्जेक्ट्स को ट्रांसफर कर दिया था स्टेट से कंकरेंट लिस्ट में। तो उसमें 5 है। पहला तो एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट्स एंड मेजर्स, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। इसको कैसे याद रखेंगे?
देखो आप अल्फ़ाबेटिकली भी याद, देखो इसका आप अल्फ़ाबेटिकली भी याद रख सकते हो। देखो एजुकेशन और फॉरेस्ट को कैसे याद रखेंगे, ई एफ, ई फॉर एजुकेशन, एफ फॉर फॉरेस्ट, ठीक है। और फॉरेस्ट से ही रिलेटेड है, फॉरेस्ट जैसा ही है कि प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, क्योंकि जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो फॉरेस्ट में ही रहते हैं, तो प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स भी इसी में आ गया कंकरेंट लिस्ट में। फिर वेट्स एंड मेजर्स और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। देखो पुलिस याद रखना, पुलिस तो किस में आ गया, स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस मतलब न्याय प्रशासन किस में आ गया, कंकरेंट लिस्ट में, ठीक है। तो कंकरेंट लिस्ट में कौन से सब्जेक्ट है, एजुकेशन, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड, क्योंकि एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट में आ गया। फिर फॉरेस्ट है, ट्रेड यूनियन है, एक्सेट्रा, तो ये सभी कंकरेंट लिस्ट में है। फिर है रेसिडरी पावर्स। रेसिडरी पावर्स कौन सी होगी कि जिस पर जो है वो यूनियन लेजिस्लेचर को कानून बनाने का अधिकार है। वो मुद्दे जो इन तीनों में से किसी भी लिस्ट में नहीं आते, जैसे कि साइबर लॉज हो गया इसका एग्जाम्पल। तो ये था 7th शेड्यूल से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स। 37th क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा है कि हु अमंग द फॉलोइंग कैन बी द इलेक्टर्स इन द इलेक्शंस टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स ऑफ द स्टेट। इलेक्टर्स क्या होता है, इलेक्टर्स वे होते हैं जो किसी के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पे किसके इलेक्शन के बारे में पूछा है, लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट के बारे में। देखो जिस तरह से सेंट्रल लेवल पर राज्यसभा और लोकसभा होती है, राज्यसभा अपर हाउस, लोकसभा लोअर हाउस, उसी तरह से स्टेट लेजिस्लेचर में क्या होता है, स्टेट लेवल पर अपर हाउस स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल और लोअर हाउस कौन सा होता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, इसके जो मेंबर्स हैं उनको देश की जो जनता है वो इलेक्शन मतदान के थ्रू मत डालकर खुद इलेक्ट करते हैं, डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं, ये जिस तरह से लोकसभा में होता है। लेकिन जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है ना, उसके मेंबर्स जो है वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इस माध्यम से जो है ये कुछ मेंबर्स तो इनडायरेक्टली इलेक्ट करे जाते हैं और कुछ गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट करे जाते हैं, ठीक है। तो जो ये इनडायरेक्टली स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो ये इनडायरेक्टली इलेक्ट हो रहे हैं ना, कुछ तो नॉमिनेटेड हो गए, कुछ इनडायरेक्टली इलेक्ट, तो इनके बारे में पूछा है कि इनको कौन इलेक्ट करता है, ठीक है। तो देखो इसके बारे में हम क्या पढ़ते हैं कि 1/3 के दो, 1/3 में दो बांटे गए हैं, 1/6 में एक, फिर 1/12 और फिर 1/12, ठीक है। तो ये 1/3 मेंबर्स किसके द्वारा इलेक्ट करे जाएंगे, जो लोकल बॉडीज़ हो गए ना। देखो सबसे निचला जो लेवल है ना गवर्नेंस का किसी देश में, तो वो लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। लोकल बॉडीज़ के जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स ऑफ लोकल बॉडीज़ उस पर्टिकुलर स्टेट में, उनके द्वारा 1/3 को इलेक्ट करा जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट 1/3 को कौन इलेक्ट करेगा, मेंबर्स ऑफ जो लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स, मतलब जो लोअर हाउस अभी हमने पढ़ा ना, किसी स्टेट लेजिस्लेचर में जो लोअर हाउस है उसके मेंबर्स के द्वारा 1/3 मेंबर्स को इलेक्ट करा जाएगा, ठीक है। फिर 1/6 किसके द्वारा होंगे, ये इलेक्ट नहीं, ये नॉमिनेट होंगे, किसके द्वारा, गवर्नर के द्वारा ये नॉमिनेट किए जाएंगे, ठीक है। फिर 1/12 किसके द्वारा, वो ग्रेजुएट्स विद्यार्थी जिन्होंने 3 साल की ग्रेजुएशन करी हो और वो उसी स्टेट में रह रही हों, ठीक है, तो उनके द्वारा, यानी कि एक तरह से ये स्टूडेंट्स हो गए। फिर 1/12 टीचर्स के द्वारा, यहाँ पे स्टूडेंट्स भी हो गए, यहाँ पे टीचर्स के द्वारा। कौन से टीचर्स, जिन्होंने 3 साल तक उस स्टेट में जो है वो काम करा हो और वो उनका जो टीचिंग है ना लेवल, वो माध्यमिक स्कूल से कम का नहीं होना चाहिए, मतलब सेकेंडरी स्कूल के लेवल से उनका, सेकेंडरी स्कूल से कम लेवल का उनका स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। तो ये सभी पार्टिसिपेट करते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स के इलेक्शंस में। दो तो हमने 1/3 के पढ़ लिए, यहाँ पे लोकल बॉडीज LB और यहाँ पे LA लेजिस्लेटिव असेंबली, दोनों L से हैं और दोनों ही 1/3 हैं। यहाँ पे स्टूडेंट 1/12, टीचर्स भी 1/12, ऐसे आप याद रखना, इजीली याद रह जाएगा कि, क्योंकि कई बार कन्फ्यूजन हो सकता है कि 1/3 को कौन करेगा, 1/3 किस में है, मतलब एक्सचेंज ये हो सकते हैं याद करने में। तो याद रखना यहाँ पे लोकल बॉडीज लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों L से हैं, L फॉर लोकल बॉडीज, L फॉर लेजिस्लेटिव असेंबली। इसी तरह से यहाँ पे S फॉर स्टूडेंट्स और T फॉर टीचर्स, दोनों में 1/12 है, ठीक है। तो यहाँ पे है मेंबर्स ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़, मतलब लोकल बॉडीज़ भी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था कि 1/3 मेंबर जो हैं वो लोकल बॉडीज़ के मेंबर्स के द्वारा इलेक्ट करे जाएंगे, तो ये स्टेटमेंट सही है। फिर है प्राइमरी स्कूल टीचर्स तो हमने पढ़ा था, लेकिन वो प्राइमरी स्कूल के टीचर्स नहीं थे। उन टीचर्स का जो स्टैंडर्ड था वो 10वीं कक्षा तक से ज़्यादा का होना चाहिए, माध्यमिक स्कूल या फिर उससे ज़्यादा का होना चाहिए सेकेंडरी स्कूल से। तो ये स्टेटमेंट फिर गलत है, पहले ठीक थी। फिर MLAs फ्रॉम द स्टेट, अभी हमने क्या पढ़ा कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली LA से हमने पढ़ा था कि 1/3 मेंबर्स जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स के द्वारा
इलेक्ट करे जाएंगे, तो ये भी सही है। फिर एमपीज फ्रॉम द स्टेट, तो हमने एमपीज का तो नहीं पढ़ा। एमपीज मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट मतलब जिसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों के आएंगे, तो नहीं, वो हमने नहीं पढ़ा, तो गलत है। तो इसका मतलब कौन सा सही है? सिर्फ पहला और तीसरा, 1 और 3 ओनली, 20 का आंसर हो जाएगा। देखो जो अभी हम पढ़ के आए वो सारा यहाँ पे भी दिया है। ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, जितने भी टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे किसी लेजिस्लेटिव काउंसिल के, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के, वो इस तरह से इलेक्ट करे जाएंगे। कैसे? 1/3 इलेक्टेड किसके द्वारा करे जाएंगे? 1/3 आर इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ लोकल बॉडीज, एलबीसी हमने पढ़ा था। लोकल बॉडीज क्या? जैसे म्यूनसिपलिटीज होगी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स होगी, एक्सेट्रा। फिर अगला 1/3 देख लेते हैं। 1/3 आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एलबी से हमने, LA से करा था हमने, ऑफ द स्टेट, फ्रॉम अमंगेस्ट पर्सन्स हु आर नॉट मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। मतलब किन व्यक्तियों में से जो इस लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स नहीं होंगे। ऑब्वियसली देखो हम सेंटर में क्या पढ़ते हैं, सेंटर में हम ये पढ़ते हैं ना कि कोई भी मेंबर अगर राज्यसभा का मेंबर है, एक हाउस का है, तो दूसरे की मेंबरशिप उसको छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। तो सेम जो फंडा है वो यहाँ पे स्टेट लेवल पर भी है कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स अगर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं तो वो उनमें से नहीं होने चाहिए, नॉट मेंबर्स ऑफ द असेंबली, वो असेंबली के मेंबर्स नहीं होने चाहिए, उसके अलावा मेंबर्स को ये इलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब 1/6 को देखते हैं। 1/6 आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर, 1/6 गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, ठीक है। फिर है 1/12, दोनों 1/12 के आप देख लेते हैं। एक हमने स्टूडेंट्स पढ़ा था, एक टीचर्स पढ़ा था। स्टूडेंट्स कौन से? ग्रेजुएट्स ऑफ 3 ईयर्स, 3 साल के ग्रेजुएट्स, जिन्होंने 3 साल की ग्रेजुएशन करी हो, स्टैंडिंग एंड रिसाइडिंग विद इन द स्टेट। 1/12 आर इलेक्टेड बाय टीचर्स, यहाँ पे फिर टीचर्स आ गए। टीचर्स में भी 3 इयर्स का है कि 3 साल तक उन्होंने कम से कम अध्यापन किया हो, तो दोनों में 3 इयर्स है। स्टैंडिंग इन द स्टेट नॉट लोअर इन स्टैंडर्ड देन सेकेंडरी स्कूल, तो वो सेकेंडरी स्कूल, माध्यमिक स्कूल से कम स्टैंडर्ड के वो नहीं होने चाहिए टीचर्स, ठीक है। तो रिमाइंडर कितने पढ़े थे? 1/6 पढ़े थे, वही 1/6 जो हम यहाँ पे हैं पढ़ रहे हैं। वो नॉमिनेट करे जाएंगे गवर्नर के द्वारा, जिन्हें स्पेशल नॉलेज होगी और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा किस फील्ड में? लिटरेचर, साहित्य की फील्ड में, विज्ञान में, कला में, कोऑपरेटिव मूवमेंट्स में, सोशल सर्विसेज में, इनमें, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? हमने 2 पार्ट्स में इनको देखा। कुछ मेंबर्स 5/6 है, इतने मेंबर्स तो इनडायरेक्टली इलेक्ट करे जाते हैं और 1/6 मेंबर जो है वो नॉमिनेट करे जाते हैं, ठीक है। कैसे इलेक्शन होगा? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। उसके अलावा जो नॉमिनेशन ये यहाँ पे करते हैं ना गवर्नर, 1/6 मेंबर्स का, राज्यपाल, उनके द्वारा जो मेंबर्स नॉमिनेट करे जाते हैं उनको किसी भी स्थिति में, इन एनी केस, कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट। वो जो नॉमिनेशन है राज्यपाल द्वारा किया गया, उसको किसी भी स्थिति में न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, ठीक है। तो ये था स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स हैं उनको कैसे इलेक्ट किया जाता है उसके बारे में। 38th क्वेश्चन, इन केस ऑफ वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर इन द लोकसभा, हु मे इलेक्ट एनी मेंबर एज एक्टिंग स्पीकर, कि जब भी लोकसभा में अगर स्पीकर या डिप्टी स्पीकर की जो पोस्ट है ना वो वैकेंट है, तो उस टाइम पे एक्टिंग स्पीकर को कौन इलेक्ट करता है, ये यहाँ पे पूछा है। देखो हम 2 सिचुएशंस पढ़ते हैं। एक तो ये कि अगर स्पीकर या डिप्टी स्पीकर एब्सेंट हो और दूसरा सीट ही खाली हो, वैकेंट हो। उसके अलावा हम क्या पढ़ते हैं? हम स्पीकर पढ़ते हैं, डिप्टी स्पीकर पढ़ते हैं कि अगर स्पीकर नहीं है तो डिप्टी स्पीकर प्रिसाइड करेंगे। अगर डिप्टी स्पीकर भी नहीं है तो 10% का जो चेयरपर्सन का जो पैनल होता है ना, जिसको स्पीकर के द्वारा नॉमिनेट करा जाता है, वो प्रिसाइड करते हैं। अगर ये भी नहीं है, ये सारे के सारे अगर एब्सेंट हैं, ये तीनों ही, तो कोई एक व्यक्ति जिसको जो लोअर हाउस है, जिसको लोकसभा है, उसके मेंबर्स ही उसको अपॉइंट करेंगे, इलेक्ट करेंगे कुछ टाइम के लिए। किस केस में? ये एब्सेंट के केस की बात हो रही है कि अगर स्पीकर नहीं है तो फिर डिप्टी स्पीकर करेंगे, डिप्टी स्पीकर नहीं है तो ये जो 10 व्यक्तियों का जो ये पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स है, इनमें से कोई एक व्यक्ति प्रिसाइड करेगा। अगर ये सारे के सारे एब्सेंट हैं तो कोई एक मेंबर जो कि लोकसभा के मेंबर्स के द्वारा इलेक्ट करा जाएगा, वो व्यक्ति जो है हाउस को प्रिसाइड करेगा, अध्यक्षता करेगा हाउस की। ये एब्सेंट के केस की स्थिति है ये सारी की सारी। लेकिन अगर सीट ही वैकेंट है तो ये जो यहाँ पे प्रोसेस है ना कि कौन प्रिसाइड करेगा कौन नहीं, ये वाली फॉलो नहीं होगी। वैकेंट के केस में अगर सीट वैकेंट है स्पीकर या फिर डिप्टी स्पीकर की, तो प्रेसिडेंट जो है वो किसी एक व्यक्ति को लोकसभा के मेंबर्स में से, क्योंकि यहाँ पे लोकसभा की बात हो रही है ना, तो किसी एक व्यक्ति को एज अ एक्टिंग स्पीकर नॉमिनेट इलेक्ट करेंगे। कौन करेंगे? प्रेसिडेंट। इसको हम कैसे याद रखेंगे? हम याद रखेंगे SPV से। S मतलब स्पीकर या फिर डिप्टी स्पीकर, V मतलब वैकेंट, कि अगर उनकी सीट वैकेंट है
तो कौन किसी मेंबर को एक्टिंग स्पीकर इलेक्ट करेगा? पी फॉर प्रेसिडेंट, एसपीवी स्पेशल पर्पस व्हीकल, स्पेशल पर्पस व्हीकल, ये इसकी फुल फॉर्म है, इसको स्पेशल पर्पस व्हीकल से भी बोलते हैं हम एसपीवी को। तो यहाँ पे एस फॉर स्पीकर, वी फॉर वैकेंट, अगर सीट वैकेंट है तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे, किसी एक व्यक्ति को एज ए एक्टिंग स्पीकर क्या करेंगे, इलेक्ट करेंगे। तो जो और बात की, जो एक्टिंग स्पीकर है वो एब्सेंट की अगर स्थिति है ना, एब्सेंट का केस है, तो कहीं पे भी आप देखो एक्टिंग स्पीकर हमने नहीं पढ़ा, लेकिन वैकेंट के केस में हम एक्टिंग स्पीकर पढ़ते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रेसिडेंट। तो आई होप आपको दोनों ही सिचुएशंस क्लियर हुई होंगी कि वैकेंट के केस में जब तक इलेक्शन नहीं होते हैं, ऐसा नहीं है अब कि ये एक्टिंग स्पीकर ही प्रिसाइड करता रहेगा उसको, नहीं, जल्द से जल्द इलेक्शंस करवाए जाएंगे, तब तक ये एक्टिंग स्पीकर हाउस को प्रिसाइड करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इट इज़ द प्रेसिडेंट, नॉट लोकसभा, हु अपॉइंट्स अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एज एक्टिंग स्पीकर। ठीक है, मतलब प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट करते हैं कब? इफ द पोस्ट ऑफ स्पीकर या डिप्टी स्पीकर इज वैकेंट, वैकेंट है, एसपीवी अभी हमने पढ़ा। ठीक है, अंटिल कब तक? द नेक्स्ट स्पीकर या डिप्टी स्पीकर इज इलेक्टेड बाय द हाउस, जब तक अगला स्पीकर या डिप्टी स्पीकर जो है वो इलेक्ट नहीं हो जाता है। आई होप समझ में आया होगा। लोकसभा कब किसी को अपॉइंट करेगी? जब ना तो स्पीकर, ना ही डिप्टी स्पीकर, ना ही जो 10 पर्सन का जो पैनल है स्पीकर्स का, चेयरपर्सन्स का, ना ही वो, ये सारे के सारे एब्सेंट हों, तो किसी एक व्यक्ति को लोकसभा क्या करेगी? अपॉइंट करेगी एज अ मेंबर, किसी एक मेंबर को प्रिसाइडिंग ऑफिसर के रूप में, जब तक ये लोग नहीं आ जाते, जब तक ये लोग एब्सेंट है। तो ये थी एब्सेंट की स्थिति। यहाँ पे ये वैकेंसी की, वैकेंट सीट वैकेंट होने की स्थिति है, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट का रोल होगा। ठीक है, उसके अलावा एक और बात मैं बताऊं कि जो प्रोटेम स्पीकर है ना, प्रोटेम स्पीकर को भी प्रेसिडेंट ही नॉमिनेट करते हैं। तो दो टाइप के स्पीकर, एक तो एक्टिंग स्पीकर हमने पढ़े जिसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, इलेक्ट करते हैं, और इसी तरह से प्रोटेम स्पीकर को भी कौन अपॉइंट करेंगे? उनको भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। ठीक है, 39th क्वेश्चन में क्या पूछा है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग व्हाइट चीक्ड मैकॉक। व्हाइट चीक्ड मैकॉक के बारे में, जो कि अभी रिसेंटली न्यूज़ में था, उसके बारे में 2 स्टेटमेंट दी हैं, बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहले ये, दे हैव लॉन्ग एंड थिक हेयर ऑन द नेक एंड लॉन्गर टेल्स देन अदर मैकॉक स्पीसीज। तो ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि दूसरी मैकॉक स्पीसीज से ये अलग कैसे हैं? इनके सफ़ेद गाल होते हैं और इनकी गर्दन पर जो है वो लंबे घने बाल होते हैं और इनकी लंबी पूंछ होती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा कि क्या ये जो शेड्यूल फर्स्ट है किसकी, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की, क्या ये उसमें लिस्टेड है? तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये लिस्टेड नहीं है। हाल ही में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साइंटिस्ट ने अरुणाचल प्रदेश में इनकी उपस्थिति दर्ज करी है, तो इसलिए न्यूज़ में था। तो इसका मतलब पहली स्टेटमेंट सही है, दूसरी गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 ओनली। ठीक है, रिसेंटली हाँ, जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसके साइंटिस्ट ने व्हाइट चिक्ड मैकॉक की सेंट्रल अरुणाचल प्रदेश में इनकी प्रेजेंस दर्ज करी है, इनकी उपस्थिति दर्ज करी है। मैकॉक की ये स्पीसीज चाइनीज साइंटिस्ट के द्वारा 2015 में मोडोग रीजन में इनकी उपस्थिति दर्ज करी गई थी, इन साउथ ईस्टर्न तिब्बत में। ठीक है, और ये जो डिस्कवरी है ये एक सिग्निफिकेंट ब्रेक थ्रू है एज फार एज प्राइमेट्स आर कंसर्न। प्राइमेट्स क्या? प्राइमेट्स वो जो जैसे जो मैमल्स हैं, स्तनधारी हैं, उनकी कैटेगरी में जो सर्वोच्च श्रेणी के जो जीव होते हैं ना, उनको प्राइमेट्स बोलते हैं। फिर है वाइट चीक मैकॉक्स आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर मैकॉक। कैसे वो उनसे डिफरेंट है? उनके जो चीक्स हैं वो वाइट होते हैं, लॉन्ग एंड थिक हेयर्स होते हैं, उनकी गर्दन पर लंबे और घने बाल होते हैं, उनकी लंबी पूंछ होती है, ये उनको दूसरे मैकॉक से डिस्टिंक्ट करती है। और ये दे हैव नॉट येट बीन इंक्लूडेड इन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। अभी इनको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की जो शेड्यूल फर्स्ट है या फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में ही अभी इनको शामिल नहीं करा गया है। 40वां क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू वेरियस स्टेट लेवल इलेक्टोरल ऑफिसर्स। स्टेट लेवल पर जो इलेक्टोरल ऑफिसर्स हैं उससे रिलेटेड ये स्टेटमेंट है। नीचे 2 स्टेटमेंट दी है, बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ध्यान रखना, नॉट करेक्ट पूछा है। देखो, जितने भी ये इलेक्टोरल ऑफिसर्स से रिलेटेड स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर हैं, पीछे मैंने क्वेश्चन में पूरा डिटेल में एक फ्लो चार्ट की हेल्प से समझाया है। आई होप आपने वहां से कवर कर लिया होगा। यहाँ पे हम क्वेश्चन को देखते हैं, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। पहला है, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर एट द स्टेट लेवल इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। कि गवर्नर के द्वारा अपॉइंट करा जाता है? नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है ना, वो चीफ इलेक्शन कमीशन के द्वारा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा इसको अपॉइंट करा जाता है, ना कि गवर्नर के द्वारा।
तो पहले स्टेटमेंट गलत है। फिर रिटर्निंग ऑफिसर एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल इज नॉमिनेटेड बाय द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, नहीं, ये स्टेटमेंट भी गलत है। क्यों? हमने उस फ्लो चार्ट में क्या पढ़ा था कि जो रिटर्निंग ऑफिसर है ना, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की हेल्प से जो है वो जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा नॉमिनेट करा जाता है। इसके साथ ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस रिटर्निंग ऑफिसर को असिस्ट करने के लिए, इसकी हेल्प के लिए असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर भी अपॉइंट करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं, आंसर हो जाएगा सी। नॉट करेक्ट पूछा है तो सी इसका सही आंसर है। तो स्टेट लेवल पर इलेक्शन कमीशन किसके द्वारा असिस्ट करा जाता है? जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो चीफ इलेक्टरल ऑफिसर के द्वारा, और जो ये चीफ इलेक्टरल ऑफिसर है वो अपॉइंट करा जाता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा, ठीक है, इन कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट। रिटर्निंग ऑफिसर, देखो हमने क्या वहाँ पे पढ़ा था कि हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, पार्लियामेंट्री और असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए एक रिटर्निंग ऑफिसर होगा जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? इलेक्शंस कंडक्ट करवाने के लिए उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, ठीक है, कंसर्न्ड एज पर सेक्शन 21 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, ठीक है। इसके अलावा जो रिटर्निंग ऑफिसर है ये किसके द्वारा नॉमिनेट और डेजिग्नेट करा जाता है? ये करा जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नॉमिनेट्स और डेजिग्नेट एन ऑफिसर, कौन सा ऑफिसर? या तो वो भारत सरकार का या किसी लोकल अथॉरिटी का, उस ऑफिसर को एज अ रिटर्निंग ऑफिसर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नॉमिनेट करते हैं फॉर ईच ऑफ द असेंबली एंड पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी इन कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट या फिर यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट बात है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो एक या एक से ज़्यादा असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर को भी अपॉइंट करते हैं, किसकी हेल्प के लिए? इस रिटर्निंग ऑफिसर की हेल्प करने के लिए, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने 31 से 40 तक क्वेश्चन करें। आई होप आपको ये क्वेश्चंस, इनके एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर आप प्रीलिम्स या मेन से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग।